भजनोपदेशकों से आपने एक बात सुनी होगी, खूब सुनी है, जमकर सुनी है। वो एक गीत गाते हैं, कहते हैं जीवन खत्म हुआ तो फिर जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो फिर महफिल में रंग आया। ऐसा सुनते हैं कि नहीं सुनते? अच्छा, ऐसा होता भी, हम जीवन जीते रहते हैं और जब जीवन समापन की ओर आता है तब लगता है कि यार सूत्र तो आज हाथ लगा है, आज सच में पता चला कि ये सूत्र है। उससे पहले जितने अल्फा बीटा गामा रटते हैं, उससे पहले जितना a+b का होल स्क्वायर रटा, वो किसी काम आया नहीं जीवन में। न्यूटन कहां लगेगा और जूल कहां लगेगा, ये आम जनजीवन में कहीं काम नहीं आता है। सामान्यतः काम आता दिखाई नहीं देता। ऐसा नहीं कि नहीं आता है, आता होगा, लेकिन सामान्य जनजीवन में इसकी अपेक्षा भी कम होती है और आकांक्षा भी कम होती है लोगों के भीतर। जो जीवन के वास्तविक सूत्र हैं, वो वास्तविक सूत्र हमारे हाथ तब आते हैं जब एक लंबी दूरी हम तय कर लेते हैं, शरीर का बल कमजोर होने लगता है, हड्डियां जीर्ण शीर्ण होने लगती हैं, शरीर में बल नहीं रहता, आसन हम लगा नहीं सकते, और तब कहते हैं अब क्या करनी चाहिए, अब उपासना करनी चाहिए। ये बड़ी समस्या है। एक बात मैंने सुनी थी, आप लोगों से साझा करता हूं कि 3 लोग किसी ऊंची सी बिल्डिंग में रहते थे। आजकल बिल्डिंगें ऊंची ऊंची होती हैं, तो 100वीं मंजिल पर उनका मकान था। तीनों मित्र थे। अब वो तीनों मित्र जिस बिल्डिंग में रहते, लिफ्ट खराब हो गई। अब लिफ्ट में नहीं, लिफ्ट के बिना कौन चढ़े भाई, आजकल चढ़ा नहीं जाता, और 100 मंजिल तो अच्छा खासा ताकतवर आदमी नहीं चढ़ सकता। तो उन्होंने सोचा कैसे चढ़े, तो भाई बात करते हुए चलते हैं। एक ने गीत सुनाए 40-50 मंजिल तक, एक ने 40 से 50 मंजिल तक कहानी किस्से सुनाए। 98वीं मंजिल आ गई, 2 मंजिल बची थी, बस आ ही गया अब तो फ्लैट। तो उन्होंने तीसरे से कहा भैया हम इतना परिश्रम कर रहे हैं, तू भी तो कुछ कह, तो तब से हमारे साथ चला आ रहा है। तो उसने कहा अब तो कहने को एक ही बात बची है कि चाबी नीचे कार में रह गई फ्लैट की। हमारे साथ समस्या यही है कि हम जीवन जी लेते हैं और चाबी कार में रह जाती है, और वो कार में रखी हुई चाबी हमारे हाथ नहीं लगती। हमारी स्थिति ऐसी होती है इस जीवन में कि जैसे अंधेरे में बैठे हैं और हमारे सामने कई सारे कीबोर्ड हैं, और इन कीबोर्ड में डिस्प्ले से कौन सा जुड़ा है हमें नहीं पता, और अंधेरा इतना है कि कीबोर्ड्स में हमें यह भी नहीं पता कि कौन सा कीबोर्ड है और इन कौन से कीबोर्ड पे कौन सी एंटर की है जिसे प्रेस करने से हमारे सामने विजुअल्स आएंगे, हम पता ही नहीं होता। और ऐसे ही जीवन जीते रहते हैं, और इसी जीवन जीने को हम जीना कहते हैं। पहलगाम में हमला हुआ, कितने लोग मार दिए गए, कितने लोग मार दिए गए? 27 लोगों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई। कनपट्टी पर गन रखकर उन्हें गोली मारी गई। क्या पूछकर गोली मारी गई? तेरा धर्म क्या है? और जिन्होंने नहीं बताया उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया, या जिन्होंने झूठ बोल दिया होगा जान बचाने के लिए, उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा गया। इतने पर भी समझ में नहीं आया तो उनकी सुन्नत देखी गई और उनके कनपट्टी पर गन रखकर उन्हें गोली मार दी गई। 6 दिन की विवाहिता कन्या विधवा हो गई, गोली मार दी गई, काम समाप्त हो गया। उसके बाद युद्ध छिड़ गया। अब युद्ध के बाद क्या परिणाम होगा, इसमें तो कोई शक नहीं कि भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है उस सब से हमें सभी लोग बहुत अभिभूत हैं और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन बंधुओं, ये जो परिस्थिति आज हमारे सामने खड़ी है, स्वामी विदेह जी ने भी कहा था, विचार ये करना पड़ेगा कि ये परिस्थिति हमारे सामने क्यों खड़ी है, किस लिए ये परिस्थिति हमारे सामने खड़ी है, इस पर विचार करना पड़ेगा। जानते हो, नेशन शब्द का अर्थ होता है जिसका जन्म हुआ हो, उसे नेशन कहते हैं। असल में अंग्रेजी तो कोई भाषा है नहीं, या तो लैटिन से आई है या तो फ्रेंच से आई है, ये तो हिब्रू के आसपास की भाषाओं से आई है। और नेशियो शब्द से जिससे नेशन बनता है, इसका अर्थ है जन्म पाने वाला। जो जन्म पाता है उसे क्या कहते हैं? नेशन कहते हैं। और इसे नेशन को समझने की कोशिश करते हैं, जरा सा हिंदी के शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहां भी जिनका जन्म होता है उनके साथ ज शब्द को जोड़ दिया जाता है, ज से जन्म बन जाता है, और उन चीजों के साथ जोड़ देते हैं जिससे जन्म का संबंध बनता है। जैसे मेरे से जो पीछे पैदा हुआ है, उसे मेरे अनु में जो पैदा हुआ है मेरा भाई, उसे क्या कहते हैं बोलो? अनुज। और जो मुझसे आगे, मुझसे अग्र में पैदा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? अग्रज। जो मुझसे पूर्व में पैदा हुए उन्हें क्या कहते हैं? पूर्वज। और जो मेरे वंश में पैदा हुए हैं उन्हें क्या कहते हैं? वंशज। जो मुझसे पैदा हुआ है वो आत्मज,
जो मुझसे पैदा हुई पुत्री है वो आत्मजा, अर्थात जन्म लेने वाले को संस्कृत भाषा में जन कहते हैं। और संस्कार के यज्ञ में पका दिया जाता है, तब यही प्रजा कहलाता है। क्या कहलाता है बोलो? यही प्रजा कहलाता है। यानी जन में और प्रजा में एक अंतर है कि जन मूर्ख है लेकिन प्रजा मूर्ख नहीं होती। जिस तंत्र में प्रजा का शासन चलता हो, केवल प्रजा को वोट डालने का अधिकार हो, वो तंत्र प्रजातंत्र कहलाता है। और प्रजा एक व्यक्ति को कहते हैं, इसके समूह को गण कहते हैं। इन प्रजाओं का जो समूह है वो गण और उसका तंत्र गणतंत्र कहलाता है। जहां गणतंत्र होता है वहां सुख होता है, क्योंकि प्रजा को यह पता है कि राजा कौन होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, उत्तर देना। जिसने 2 बोतल पी के सुबह नाली में से मुंह बाहर नहीं निकाला, इसे वोट डालने का अधिकार होना चाहिए? और सुनो, हत्यारे, चोर, जेब कतरे, बलात्कारी, आतंकवादी के समर्थक को वोट डालने का अधिकार होना नहीं चाहिए। लेकिन है कि नहीं है? भारत में है कि नहीं है? अच्छा बताओ, आतंकवादियों के समर्थन के लिए आधी रात में सुप्रीम कोर्ट खुला कि नहीं खुला? खुला। आधी रात में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। कमाल की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट इस देश में राम के पैदा होने का प्रमाण मानता है, लेकिन एक गुंडों का गैंग बन गया और वो कहीं भी हरी चादर डाल दे और कहता है ये जमीन मेरी, तो उसे कहता है 13वीं 14वीं शताब्दी में बने हुए इन खंडहरों का प्रमाण कोई कहां से लाएगा? अरे अभी स्वामी जी ने कहा कि राम जी, हम कहते हैं 5000 साल की पुरानी। अच्छा, मैं अपने पराई नहीं रखता राजनेताओं में। जो जहां दुष्टता करे उतना दुष्ट है, जितना दुष्टता करे उतना दुष्ट है, जितनी सज्जनता करे उतना सज्जन है। अरे तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब पढ़ा रही है कि देश में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता 9000 साल पुरानी है। राखी गढ़ी की सभ्यता के बाद इसी सभ्यता को 16000 पुरानी होने के चांसेस कहे जा रहे हैं, और तुम अभी तक बालकों को पढ़ा रहे हो 5000 साल पुरानी संस्कृति है। राम पैदा हुए द्वापर और त्रेता की संधि में, बीच में पूरा द्वापर बीत गया, 8,64,000 साल का। मोटा मोटी 9 लाख साल राम जी को पैदा हुए बीत गए। कितने साल? 9 लाख साल राम जी को पैदा हुए। हम कहां से लाएंगे प्रमाण? तुम तो 13वीं 14वीं शताब्दी में प्रमाण नहीं ला पा रहे हो, हम 9 लाख साल पुराने प्रमाण लाएं। ऐसी अंधेर नगरी चौपट राजा जहां होता है, ऐसे लोग जहां जज बनकर और बड़े बड़े अधिकारी बनकर गद्दियों पर बैठ जाते हैं, जिनके घरों में से सैकड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए रिश्वत बरामद होती है, ऐसे लोग प्रजा कहलाएंगे कि जन कहलाएंगे? कख पढ़ लेने से, अंग्रेजी पढ़ लेने से, कोई कैट बैट मैट पैट पढ़ लेने से कोई शिक्षित नहीं हो जाता। याद रखना, तुम लोग जो पढ़ते हो, जो गणित पढ़ते हो, फिजिक्स पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हो, जो कुछ पढ़ते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ते हो, ये जो कुछ पढ़ते हो बंधुओं, ये केवल एकेडमिक एजुकेशन है। और एकेडमिक एजुकेशन संसार में किसी का भला नहीं कर सकती जब तक उसमें लाइफ एजुकेशन जुड़ी हुई ना हो। सबसे जरूरी चीज है कि एकेडमिक एजुकेशन के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए बोलो? लाइफ एजुकेशन जुड़ा होना जरूरी है। मेरा बालक जिस बात पर यहां बोलकर गया है वही लाइफ एजुकेशन पर बोलकर गया है। उसने एकेडमिक एजुकेशन का तो एक क ख ग घ भी आपको नहीं बताया। लाइफ एजुकेशन जीवन में इतनी जरूरी है। हमारे गुरुकुल में लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरे 4 बच्चे हैं, 3 तो ब्रिलियंट हैं, उन्हें तो मैं कॉन्वेंट में पढ़ा रहा हूं, और एक जो ये चौथे वाला ये आतंकवादी, आसपास के 10 गांव इससे परेशान है। किसका घर जला दे, किसके पशु खोल के कहां फेंक दे, किसी के भूसे में आग लगा दे, पता नहीं, पूरे 10 गांव इससे परेशान है, इसे आप रख लो। क्यों भाई, हमारी क्या गलती? हम क्यों पालें इस आतंकवादी को? गुरुकुल में प्रवेश लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि माता पिता पहले छात्र का निर्माण करें। जब वो इस लायक हो कि वो गुरुकुल में जा सके, तब उसे गुरुकुल में छोड़कर आए। स्कूल में प्रवेश का आधार वो 4 गणित के सवाल, वो 4 जीके के सवाल, वो हिंदी के 2 प्रश्न, वो अंग्रेजी के 2 प्रश्न नहीं हो सकते जो आपने प्रवेश परीक्षा में रखे हैं। ये बालक के गुरुकुल में प्रवेश का आधार नहीं हो सकता। बालक के स्कूल में, गुरुकुल में प्रवेश का आधार होता है कि वो वास्तव में मनुष्य बनने की परिपाटी पर बढ़ भी रहा है कि नहीं। पहले 5 साल गर्भाधान से लेकर और पहले 5 वर्ष का जब बालक हो जाए, तब तक बालक को पढ़ाने का काम माता का होता है। और ये जो माता है ना, ये माता इसके लिए कहा है कि 5 वर्ष तक बालक के साथ कठोर वचन भी नहीं बोलने।
डांटना मारना तो बहुत दूर की बात है, कठोर वचन भी नहीं बोलना, ऐसे पालना है। और उसके बाद के 5 साल किसके हाथ में आ जाता है? मां के बाद दूसरा आचार्य कौन? पिता। और पिता को कहा अब तू कठोरता से पढ़ा, और जब कठोरता से पढ़ लेता है तो पढ़ने के बाद उसे कहा जाता है कि अब तू गुरुकुल में जाने लायक है। जो लायक नहीं उसे गुरुकुल में प्रवेश नहीं दिया जाता, जो लायक नहीं उसे स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ये बताओ, सबके घर में बच्चे पैदा होते हैं, ये सब बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? अच्छा, आतंकवादी कहां से बन रहे हैं? बोल पढ़ो। शराबी कहां से बन रहे हैं? हत्यारे कहां से बन रहे हैं? ये ऐसे ही शिक्षा प्रोग्राम में से निकलकर ये बन रहे हैं। बंधुओं, ऋषि दयानंद ने इस देश को जो कुछ दिया, बहुत बढ़िया बात कही स्वामी विदेह योगी जी ने कि क्रांतियां केवल शस्त्र से नहीं होती, शास्त्र से भी होती हैं। ऋषि दयानंद ने इस देश को जो दिया वो दी शिक्षा। ऋषि दयानंद ने कहा मूर्ख और अनपढ़ को देश चलाने का अधिकार नहीं है, देश चलाना है तो वहां तक राजा बनाने के लिए तुम्हें एक बाकायदा सिस्टम तैयार करना होगा जिससे राजा बने। आज जो लोग राजा बनते हैं ये सब एक्सीडेंटल केस हैं, याद रखना, ये सब एक्सीडेंटल केस हैं। और ये एक्सीडेंटल केस वैसे ही होते हैं जैसे दिल्ली की हालत हुई, एक शराब के बोतल में दूसरी फ्री, एक खरीदने जाओ तो उसके साथ दूसरी फ्री मिलेगी आपको। ये घर घर में फ्री पानी नहीं पहुंचा, घर घर में फ्री दारू बटी है कि नहीं बटी है? इसका कारण है कि हमने अपनी शिक्षा, अपने मुद्दों पर काम नहीं किया। मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आर्य समाज ने 150 वर्षों में कुछ नहीं किया। अगर आर्य समाज ने 150 वर्षों में कुछ नहीं किया होता तो डॉक्टर मीमांसा साइंटिस्ट की पोस्ट पर जर्मनी में नहीं बैठी होती, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, वहां बायो इन्फॉर्मेटिक्स पर काम नहीं कर रही होती। अगर आर्य समाज ने कुछ नहीं किया होता तो डॉक्टर शिव भारद्वाज यहां बैठकर इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे होते कि आखिर आर्य समाज का संसार के लिए देन क्या है, संसार को दिया क्या है। सार्थक जहां डेंटल मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहां वो ये विचार लेकर जहां से गए हैं वो आर्य समाज ही है। मयंक जिस लॉ के लिए काम करते हैं उसके पीछे खड़ा हुआ ऋषि दयानंद है। याद रखो, स्त्रियां आज सर उठाकर, क्या नाम है उसका, वो जो आजकल सेना की तरफ से ब्रीफिंग कर रही है, मियां कुरैशी बिना बुर्के के, बिना दुपट्टे के, शरीर पर सैनिक की पोशाक डालकर अगर गरज कर बोलती है माइक पर तो ये ऋषि दयानंद का उपकार है, चाहे उसके संप्रदाय में पैदा हुई है या नहीं। अशिक्षित समाज आज अगर शिक्षा का तनिक भी चूरण पा रहे हैं तो ये चूरण भी, ये प्रसाद भी उन तक पहुंच रहा है तो ये ऋषि दयानंद की कृपा है, ये आर्य समाज की कृपा है। आर्य समाज ने इस देश में प्रचुर काम किया है, वो आर्य समाज के नाम से प्रचारित है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक दूसरी चीज ये कहना चाहता हूं, क्या अब बस हो गई? क्या अब बस हो गई? क्या अब काम खत्म हो गया? क्या हम अचीव कर चुके? मुझे किसी ने कहा जी आपको अमेरिका बुला रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान तो आर्यवर्त बना दिया मैंने, अब अमेरिका चला जाऊं? है क्या हम इस देश में आर्यवर्त की संकल्पनाओं को खड़ा करने में कामयाब हुए हैं? इसके लिए जरूरत है कि हम आर्य समाज के, हम इस देश के समाज की मुख्य धारा में आए। अगर हम इस देश के समाज की मुख्य धारा में नहीं आए तो याद रखना इस देश का कल्याण नहीं होगा। इस देश का कल्याण तभी होगा जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का पुत्र उस राजगद्दी पर जाकर बैठेगा। ऋषि दयानंद ने अपने गुरु को दक्षिणा दी थी कि मैं इस देश में वेद की प्रतिस्थापना करूंगा, इस देश में धर्म की स्थापना करूंगा, मैं इस देश में पुनः न्याय की स्थापना करूंगा, मैं इस देश के आजादी के लिए संघर्ष करूंगा। क्या ये तीनों संकल्प पूरे हो गए? वो संकल्प जो हमारे गुरु ने अपने गुरु को दिया था वो मुझ तक भी आता है और मेरे सिर पर कर्ज है कि मैं दयानंद की उस दक्षिणा की पूर्ति करूं। मैं इस काम में लगा हूं, लेकिन हम सबको मिलकर इस काम में लगना चाहिए। अगर हम सब मिलकर इस काम में लगेंगे तो निश्चित रूप से हम ऋषि दयानंद के उन सपनों को साकार कर पाएंगे जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया, अपने मोक्ष तक को एक और रखकर इस देश के बीच में लड़ाई लड़ी, अपने मोक्ष तक को। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी। धैर्य से आपने सुना, उस सब के लिए धन्यवाद।